दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। आपकी बड़ी बहन ने तो हिस्सा नहीं मांगा, तो फिर आप क्यों मांग रही हैं? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भैया, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आप यूं अकेले माँ पापा की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। रागिनी ने अपने बड़े भैया राजीव से कहा तो वह गुस्से में भुनाते हुए बोला, ये क्या बात हुई रागिनी? बड़ी दीदी ने तो नहीं मांगा अपना कोई हिस्सा, तो तुम क्यों मांग रही हो? फिर पापा को जितना देना था उतना दे दिया तुम लोगों की शादी में। अब इस समाज के नियमों के हिसाब से माँ पापा के जाने के बाद ये सारी जायदाद मेरी है। मैं इसे बेचूं या कुछ भी करूं, ऐसे कैसे? भाई, पापा ने मेरी और दीदी की शादी ऐसी जगह की है जहाँ दहेज मांगा ही नहीं गया था। हमसे ज्यादा तो आपकी शादी में माँ पापा ने खर्चा किया था, क्योंकि जितने गहने जेवर वो ने भाभी को दिए उतने तो वो ने हम दोनों को मिलाकर भी नहीं दिए। आपकी तो पढ़ाई में भी हमसे कई गुना ज्यादा खर्चा हुआ है। अब अगर दीदी को नहीं चाहिए कुछ तो उन्हें मत दो, पर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस। वैसे भी अब कानून बेटा बेटी दोनों बराबर है, तो अगर आप ऐसे नहीं देंगे तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। रागिनी ने साफ शब्दों में कहा तो राजीव परेशान सा होकर बोला, ठीक है, तुम्हें हिस्सा ही चाहिए तो ले लो, पर किसी एक जगह से, जैसे खेत खलियान घर, तीनों का मिलाकर जितना तुम्हारा हिस्सा उतनी जमीन खेत से ले लो बस, और हमारा पीछा छोड़ो। ऐसे कैसे भाई? मुझे हर जगह से अपना एक टुकड़ा चाहिए, चाहे वह घर हो, खेत हो या खलियान। और अगर आप एक जगह से देना ही चाहते हो तो ये पूरा घर हमको दे दो, रागिनी ने हट करते हुए कहा। तो राजीव थोड़ा खींचते हुए बोला, हर जगह से तुम्हें एक हिस्सा कैसे दे सकते? इकलौता बेटा होने की वजह पापा जी ने घर ऐसा कहाँ बनवाया है कि उसमें हिस्से कर सके। अगर घर का एक हिस्सा तुम्हें दिया तो वह घर बिकेगा ही नहीं, और पूरा घर तुम्हें दिया तो तुमको तुम्हारे हिस्से से ज्यादा मिलेगा। तो मैं हर जगह से अपना एक हिस्सा ले लूंगी। कहते हुए रागिनी अड़ गई तो हार कर राजीव घर का ऊपरी हिस्सा किराए पर देकर और नीचे 3 चाबियों वाला ताला लगाकर एक एक चाबी अपनी दोनों बहनों को देकर वापिस विदेश चला गया, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ ही तो रहता था। राजीव के माता पिता ने अपनी बेटियों से ज्यादा राजीव को पढ़ाया था, क्योंकि वह उनकी इकलौती पुत्र संतान थी। संतान तो 2 और थी, रंजना और रागिनी, पर समाज में फैली मान्यता के अनुसार स्वर्ग की सीढ़ी तो पुत्र से ही मिलनी थी, तो उसे तो सबसे ज्यादा मिलना ही था। रागिनी और रंजना दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थी, पर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा घर बिठा दिया और राजीव को विदेश पढ़ने भेज दिया। राजीव का विदेश में ऐसा मन लगा कि पढ़ाई के बाद वहीं नौकरी और शादी करके वहीं बस गया। पहले तो राजीव कुछ सालों तक हर 3 साल में एक बार आता रहता था, फिर वहाँ काम और परिवार बढ़ने से उसका आना ना के बराबर ही हो गया था। जब माँ बीमार हुई तो वह राजीव को देखने के लिए तरसती रही, पर राजीव वहाँ से आ ही नहीं पाया था। फिर एक दिन वह ने राजीव के लिए तरसती आंखें बंद कर ली। तब भी राजीव किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया था, और अभी आया भी तो जब पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह आनन फानन में 3 दिन की यात्रा कर यहाँ पहुंचा था। आखिर अब उसे पापा को अग्नि देने का परम कर्तव्य जो पूरा करना था, या यूं कहो कि उनके जाने के बाद वह खुद को इस सारी प्रॉपर्टी का अकेला वारिस समझ कर आया था, क्योंकि छोटे से शहर में वसीयत का कोई नियम
नहीं था। यहाँ तो बेटों का ही अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता, फिर चाहे उसने बेटे के कर्तव्य पूरे किए हो या नहीं। पर यहाँ रागिनी ने बीच में अपना हिस्सा मांग सब खराब कर दिया था। रागिनी ने अपने भाई से हिस्सा मांग तो लिया, पर वह अपनी ही बहन और भाई की नजरों में दुश्मन बन गई थी। बहन को जहाँ लगता कि उसकी वजह से उनका भाई उनसे गुस्सा हो गया है, वहीं भाई के लिए वह गले की ऐसी हड्डी बन गई थी जो न निगली जा रही थी न थूकी जा रही थी। कुछ 1-2 साल बाद तीनों को उनकी सासा के बेटे के ब्याह का निमंत्रण आया, जिसमें राजीव भी इस उम्मीद में आया कि शायद अब कोई बात बन जाए और वह सारी जायदाद बच जाए। सासा जी ने मन ही मन होते हुए भी उस शादी में रागिनी को बुलाया, क्योंकि एक तो राजीव ने कहा था उसे बुलाने को, दूसरा रागिनी और उसके पति का सभी ससुरे भाइयों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, तीसरा छोटे शहरों में कोई भी पुरानी रिश्तेदारी यूं ही नहीं तो तोड़ी जाती। पर शादी में रागिनी ने सभी रिश्तेदार ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे उसने अपना हिस्सा मांगकर कोई गुनाह कर दिया हो। उसकी बुआ तो उसे सुनाते हुए यहाँ तक बोली, देखो तो इस लड़की की आंखों में जरा भी शर्म नहीं है अपने किए पर। मुझे तो शर्म आती है कि एक ऐसी लालची लड़की मेरी भतीजी है जिसने अपने भाई से हिस्सा मांग अपने भाई को ही पराया कर दिया। अब पानी रागिनी के सर से ऊपर हो गया था, इसलिए रागिनी अपनी बुआ और बाकी रिश्तेदारों से थोड़ा गुस्से में बोली, आप लोग मुझे यूं शर्मसार करना बंद करो, क्योंकि मैंने अपना हक मांगकर कोई गलत काम नहीं किया। हर लड़की की पूरी जिंदगी बस एक ही रहती है कि उसका मायका कभी न छूटे। तो अगर मेरी भी यही चाह है तो आप सभी को इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुआ भैया को मैंने पराया नहीं किया, विदेश में बसकर ये खुद ही पराए हो गए हैं। इनके पराएपन के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इन्हें तो अपनी माँ से भी कोई लगाव नहीं था। वो बेचारी तो मरते दम तक इनके आने की आस में दरवाजा ताकती रही। पापा भी सालों से इन्हें देखने को तरसी रहे थे, तो इन्हें बहनों से क्या ही मतलब रहेगा। फिर बताओ, हम बहनों का जब मन होगा अपने बचपन को एक बार फिर जीने का या अपने मायके आने का, तो हम किस देरी पर आएंगे? बुआ आप ही बताओ, आपकी इतनी उम्र हो गई है कि आप कभी मायके आने का लालच छोड़ पाती हैं? आपके तो 2 भाई हैं, तो एक इस दुनिया से चले गए तो दूसरे आपको बुलाएंगे। हमें यहाँ कौन बुलाएगा, क्योंकि मेरा भाई तो सब बेच बांस कर विदेश चला जाएंगे और कुटुंब वालों को जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो भला हम लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे? ताकि बस इसलिए मैंने भैया से अपना हक मांगा है, ताकि जब भी मेरा और दीदी का मन हो हम दोनों अपने मायके आकर अपनी जड़ों को सींच सके, क्योंकि बिना जड़ों के तो कोई भी पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। तो हम बेटियों कैसे खुश रह पाएगी? और आप लोग मुझे लालची क्यों बोल रहे हैं? मैंने कौन सी भाई से बेईमानी करके सारी प्रॉपर्टी छीन ली? मैंने तो उन्हें ऑप्शन भी दिया था कि सिर्फ घर मुझे दे दे, बाकी सारे खेत खलियान बेच दे, पर भाई ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इन्हें सब कुछ बेचकर पूरा पैसा लेना है। तो आप लोग इन्हें लालची क्यों नहीं कह रहे हैं? रागिनी के सवाल और भावनाएं सुनकर चारों तरफ आंसुओं के साथ एक चुप्पी छा गई, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी रागिनी की बड़ी बहन रंजना ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और बोली, छोटी तुम हमारे लिए इतना अच्छा सोच रही थी और हम तुम्हें ही दोष दे रहे थे। हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि इसके बाद हमारा मायका हमेशा के लिए छूट जाएगा। सोचते भी कैसे, हमारा दिमाग तो सदियों पहले की उसी सड़ी गली सोच में उलझा है कि शादी के बाद मायके का जो भी है वो सिर्फ भाई का है, उसे वो रखे या बेचे उससे हमें कोई
मतलब नहीं, पर आज अपनी सोच से तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तो राजीव से भी अपना हिस्सा मांगूंगी। फिर रंजना राजीव की तरफ देखते हुए बोली, बोलो राजू, दोगे ना हम दोनों बहनों को हमारा? मायका अपनी दोनों बहनों को रोता देखकर आज राजीव भी रो पड़ा और दोनों बहनों के हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे माफ कर दो रागिनी, विदेश में जाकर मेरे विचार भी वैसे ही हो गए। मैं माँ पापा से मिलने आना चाहता था, पर मैंने हमेशा काम और पैसों को रिश्तों से ज्यादा अहमियत दी, इसलिए कभी मिलने का समय ही नहीं निकाल पाया। और सबसे छोटी होते हुए भी तुमने जिस तरह से सोचा वैसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। याद तो मुझे भी बहुत आती है अपने देश, अपने मिट्टी, अपने घर की। अभी तक तो जब भी आता था तो आराम से घर आ जाता था। घर बेचने के बाद अपने देश आकर कहाँ जाऊंगा, ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं। पर अब जब हमें हमारी गलती पता चल गई तो इसे मैं अभी सुधारूंगा और हम अपना घर कभी नहीं बेचेंगे, ताकि हम जब भी यहाँ आए अपने माँ पापा, अपनी बचपन की यादों के साथ अपने घर के आंगन में कुछ समय बिता सके। खेत खलियान बेचेंगे तो उन पैसों के भी 3 हिस्से करेंगे। नहीं, हमें और कहीं भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। राजीव की पैसों के 3 हिस्से करने की बात सुनते ही दोनों बहनें एक साथ बोल पड़ी, जिसे सुनकर और उन तीनों का प्यार देखकर वहां खड़े सभी लोगों के भीगी पलकों के साथ चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और कहीं ना कहीं एक सोच भी आई उनके अंदर की, बिना पूरी बात जाने उन्हें कभी भी किसी के लिए कोई राय नहीं बनाना चाहिए। क्या पता जो बात गलत लग रही हो वह बात इतनी सही होगी, पता लगने पर किसी से कुछ कहते ही न बने।